एक एक पॉइंट को समझेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। एक सेकेंड, जस्ट 33 मिनट लगेगा। जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, लास्ट टाइम मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व कराया था, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, फास्ट। यस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, लास्ट टाइम हमने सारा कुछ देखा था। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन फॉर नॉर्मल स्लो सैंड फिल्टर के रिस्पेक्ट में हमारे पास कितना आता है, 100 और 200, ठीक है, 100 to 200 लीटर पर आवर पर क्या होता है हमारे पास, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कभी कभी ये डे के रिस्पेक्ट में पूछ लेता है, तो आप डे के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, अगर एक दिन में मतलब एक घंटे में इतना है, तो 24 आवर में कितना हो जाएगा, तो हम लोग देख सकते हैं। और ये जो हमारे पास है 100 to 200, ओके, लीटर पर आवर पर क्या है हमारे पास, मीटर स्क्वायर। बट यही अगर आप डे में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2400, ये हो जाएगा हमारे पास 2400 to 4800 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब एक मीटर स्क्वायर से एक दिन में इतना लीटर क्या होता है, फिल्टर होता है इन द स्लो सैंड फिल्टर। तो इस तरीके से आप सारे आंसर्स को देख सकते हैं वन बाय वन। कोई भी आपको डाउट हो तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यस अभय गुप्ता, वेरी गुड। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट टाइम हमने इस क्वेश्चन को देखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। द बीओडी टेस्ट इज कैरिड बाय द डिटरमाइन डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द वेस्ट वाटर और एट डाइल्यूटेड मिक्सचर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द टेस्ट पीरियड, इंक्यूबेटिंग द वेस्ट वाटर मिक्सचर्स एट कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड डिटरमाइन द डिसॉल्व ऑक्सीजन एट द एंड ऑफ द 5 डेज। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, जल्दी से बताओ, विच वन इज द करेक्ट आंसर। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी से बताते चलिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। और वैसे भी अगर आपको बीओडी पता करना है तो स्टूडेंट्स बीओडी से रिलेटेड हमारे को 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं जो काफी बार एग्जाम में आता है। तो बीओडी क्या होता है, डीओ, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डीओ इनिशियल माइनस क्या आ जाएगा, डीओ फाइनल, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डाइल्यूशन फैक्टर होता है, डाइल्यूशन फैक्टर, ओके, डाइल्यूशन फैक्टर। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डीओ निकाल सकते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, काफी बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, फॉर ड्रिंकिंग वाटर बीओडी इज नील। मतलब बीओडी कैसा रहना चाहिए, वाटर में नील रहना चाहिए, मींस जीरो, उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहना चाहिए फॉर द ड्रिंकिंग वाटर में, जो हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। तो ये हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रख सकते हैं। अब डाइल्यूशन फैक्टर में हमारे पास क्या आता है, ठीक है, जैसे डाइल्यूशन फैक्टर है हमारे पास, डाइल्यूशन फैक्टर। और डाइल्यूशन फैक्टर क्यों फाइंड किया जाता है, डाइल्यूशन फैक्टर इसलिए फाइंड किया जाता है स्टूडेंट, जब भी कोई भी हमारे पास जैसे कोई भी चैनल है, यहाँ से क्या आ रहा है, सीवेज आ रहा है। अब इस सीवेज को हमने क्या करना है, डिस्पोज करना है किसमें, किसी भी रिवर में। तो अब आपको ये है कि इसको आप डायरेक्ट कर देंगे या फिर ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे। तो कितना ट्रीटमेंट अप्लाई करना आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या आपको कौन सा ट्रीटमेंट लगाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको डाइल्यूशन फैक्टर फाइंड करना पड़ता है। इफ डाइल्यूशन फैक्टर इज ग्रेटर देन 500 तो देन नो रिक्वायर्ड ऑफ द एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। हम लोग डायरेक्ट उस वाटर को, जो वेस्ट वाटर, उसको डायरेक्ट डिस्पोज कर सकते हैं किसी भी रिवर में। बट जैसे जैसे डाइल्यूशन फैक्टर का वैल्यू कम होता जाएगा, उसी तरीके से हमको उतने ही ज्यादा क्या करने पड़ेंगे, ट्रीटमेंट अप्लाई करने पड़ेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब इसमें हमारे पास कौन सा होता है, इसमें होता है डाइल्यूटेड सैंपल टू द, जो हमारे पास क्या आ जाएगा, सैंपल के रिस्पेक्ट में हम लोग जो भी हमारे पास है उस वैल्यू को हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड सैंपल टू द, हमारे पास क्या आ जाएगा, अनडाइल्यूटेड, अनडाइल्यूटेड सैंपल के रिस्पेक्ट में हम लोग कंसीडर करके उसको चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड्स, रोड पैटर्न ऑफ द कनॉट पैलेस। कनॉट पैलेस जो है न्यू दिल्ली में, आपने देखा होगा वहां पे बहुत सारे
न्यूज़ वाले होते हैं वो अपना क्या कराते रहते हैं, प्रोग्राम कराते रहते हैं। तो बताइए उस केस में हमारे पास क्या आंसर आएगा? इसमें कौन सा आएगा? ब्लॉक पैटर्न आएगा, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न आएगा, हेक्सागोनल पैटर्न आएगा, या रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न। तो ये आपने देखिए बच्चों एक पॉइंट आप ध्यान दे रहे हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको बोलते हैं कि सर हमारा जैसे मतलब अभी नए नए क्वेश्चन फ्रेम होने लगे हैं। नए क्वेश्चन फ्रेम होने का मतलब क्या है कि अगर देखिए आपको सारा क्वेश्चन सही करना है, किसका? हाईवे का। अगर हाईवे को और क्वेश्चंस आपको क्या करना है, सही करना है स्टूडेंट, तो आपको जसवंत खन्ना को एक बार रीड करना पड़ेगा। फास्ट रीड कर लीजिए तो आपको वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद दोबारा आपको रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो जैसा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत कम एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये इसका हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर आ जाएगा रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न आ जाएगा। जैसे स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, ये किसमें आता है हमारे पास? फर्स्ट 20 रोड प्लान में आता है। किसमें आता है? फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान जो है हमारे पास, फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान किस पैटर्न पे बेस्ड था? वो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पे बेस्ड था। अगर यही अगर आपसे पूछा जाता है रोड नेटवर्क ऑफ चंडीगढ़ इज बेस्ड ऑन विच पैटर्न, तो बताइए चंडीगढ़ में कौन सा पैटर्न है? चंडीगढ़ में बताइए स्टूडेंट, फास्ट आप भी आंसर दीजिए। अभय गुप्ता बताइए बेटा क्या आंसर आएगा? चंडीगढ़ के केस में क्या आंसर आएगा? रोड नेटवर्क ऑफ चंडीगढ़ इज बेस्ड ऑन विच पैटर्न, मतलब ये दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रोड पैटर्न। तो चंडीगढ़ में हमारे पास कौन सा रहता है? तो चंडीगढ़ में जो रहता है स्टूडेंट्स वो होता है रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न होता है, ठीक है। उसमें कौन सा हमारे पास? रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न। तो 3 क्वेश्चन ही जनरली बनते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। एक तो कनॉट पैलेस है, कनॉट पैलेस किस पे? रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न पे। आप जूम करिए, आप जब देखेंगे आप डालिए अपने मोबाइल में गूगल पे जा करके, और जब आप कनॉट पैलेस को देखेंगे और उसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो वहां पे आपको सर्कुलर एंड रेडियल पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जो चंडीगढ़ है आपके पास वो कैसा है? रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न पे वहां पे सारा रोड नेटवर्क है। और जो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान है वो कौन सा है? स्टार एंड ग्रिड पैटर्न है। अब फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान आपको पता है सबको 19432 कब तक था? 1961 तक था, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम कंपेयर टू स्टील, जल्दी से आंसर बता दे। चलिए ग्रिड एंड रेक्टेंगुलर बिल्कुल सही है, ग्रिड एंड रेक्टेंगुलर। अब एक होता ग्रिड एंड रेक्टेंगुलर, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। द डेंसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स। देखिए जो हमारे कोड्स है ना IS 456 और जो IS 800 है, जो आपका चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ आपका है ब्लॉक रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न पे होता है, ठीक है ना। तो उसको आपने ध्यान देना है। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है हमारे पास, द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम कंपेयर टू स्टील कितना होता है हमारे पास? 1/3 होता है। क्या होता है हमारे पास आंसर? 1/3 होता है स्टूडेंट्स। जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है बी ऑप्शन 1/3, वेरी गुड। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं हम लोग रिलेटेड टू स्टील, ठीक है। हम लोग स्टील से रिलेटेड पॉइंट्स है जो हमारे को दे रखा IS 800 2007 में देखा है। यहाँ से भी काफी बार क्वेश्चन फ्रेम होता रहता है। जैसे फर्स्ट हमारे को दे रखा है डेंसिटी, बोलो आप भी साथ साथ में आंसर बताते जाइए। डेंसिटी ऑफ स्टील काफी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है हमारे पास। डेंसिटी ऑफ स्टील कितना होता है स्टूडेंट? 7850 है ये 50 kg पर क्या होता है हमारे पास? मीटर क्यूब, ठीक है। दिस इज द डेंसिटी ऑफ स्टील होता है। फर्स्ट हमारे पास ये हो गया। सेकंड हम लोग देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, सेकंड इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस, ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हमारे पास क्या होता है सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। ये हमारे पास होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग 2 × 10⁵ मेगा पास्कल कह सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स 200 गीगा पास्कल। ज्यादातर यही 3 ऑप्शंस हमारे को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और भी आंसर बताइए। चलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए स्टूडेंट। जैसे हमारे पास थर्ड पॉइंट है पॉइजन रेशियो, तो पॉइजन रेशियो का क्या वैल्यू होता है फॉर द स्टील? पॉइजन रेशियो फॉर स्टील, तो हमारे पास कितना वैल्यू लेकर के चलते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग म्यू इक्वल टू 0.3 लेकर के चलते हैं। अब आप सभी को पता है जो पॉइजन रेशियो है फॉर द इंजीनियरिंग
मटेरियल्स, इसका जो वैल्यू होता है वो 0 से 0.5 के बीच में होता है, ठीक है ना, फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए। और इसमें एक पॉइंट आता है 0.025, तो ये वैल्यू जो होता है ये किसके लिए, ब्रिटल मटेरियल के लिए, किसके लिए, ब्रिटल मटेरियल के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको देखते हैं। और 0.25 टू 0.5 ये हम लोग देखते हैं डक्टाइल मटेरियल के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। और 0 जो होता है पॉइजन रेशियो का वैल्यू किसके लिए होता है, कॉर्क के लिए होता है स्टूडेंट्स, कॉर्क, ठीक है। और दूसरा 0.5 जनरली किसके, 0.49 ये रबर के रिस्पेक्ट में होता है, या फिर जहां पे, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के रिस्पेक्ट में होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पॉइजन रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, इसका रेशियो होता है, इट इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। अब फोर्थ पॉइंट देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये सारे पॉइंट्स आपके नोट्स में होने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आए हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इट इज डिनोटेड बाय जी एंड इट इज डिनोटेड बाय क्या होता है बच्चों, ई होता है। तो जो जी होता है इसका वैल्यू क्या होता है, अप्रोक्सीमेट 1/3 ऑफ क्या होता है, ई के इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है, 1/3 अप्रोक्सीमेट किसके इक्विवेलेंट होता है, ई के इक्विवेलेंट होता है। वेरी गुड, 1/3 ऑफ ई के इक्विवेलेंट है एंड इट्स वैल्यू इज व्हाट, 0.769 मल्टीप्लाई में 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ठीक, आपको शायद थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा होगा। जी का जो वैल्यू वो कितना अप्रोक्सीमेट हमारे पास कितना होता है, 1/3 ऑफ ई के इक्विवेलेंट होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन इज व्हाट, अल्फा एस, इट इज इक्विवेलेंट, ये कितना होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये होता है 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके स्टूडेंट, आपसे जनरली 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, आपने ध्यान देना है। देखिए ये हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस बेहाफ पे हम लोग आपको बता पाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है, अल्फा से 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा, अल्फा कॉन्क्रीट, ठीक है, अल्फा कॉन्क्रीट तो आप सभी को याद होगा, सेम जो स्टील का रहता है वही हमारे पास किसका रहता है, तो ये कितना है, 12 × 10⁻⁻⁻ कितना होता है 6 और कितना होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक स्ट्रेस अल्फा आता है इनवार्टेक, आप पढ़ते हैं ना इनवार्टेक, ठीक है। तो ये भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है और यहाँ पे लिखा हुआ है डैश 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 द टाइम्स ऑफ द अल्फा स्टील, ये क्वेश्चन 3 ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं जनरली। जो तीनों क्वेश्चन है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। पहला है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन स्टील कितना होता है, 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड आपसे पूछा जाता है अल्फा कंक्रीट के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 12 × 10⁻⁶। यही रीजन होता है कि हम लोग कंक्रीट के साथ स्टील को लेकर के चलते हैं, ठीक है। वैसे और भी हम जैसे डक्टाइल मटेरियल है, स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल, नो, आप कहेंगे कि जो हमारे पास स्टील है उसका जो थर्मल कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू कितना हमारे पास, 12 × 10⁻⁶। कंक्रीट और स्टील का सेम रहता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट के साथ उसको यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, और एक होता है अल्फा इनवार ऑफ द टेप। तो बताइए स्टूडेंट इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर अगर आपको पता है तो कितना होता है स्टूडेंट, जनरली हमारे पास कितना होता है, 130 होता है। कितना होता है, 130, 1/30 अल्फा स्टील होता है। अल्फा इनवार टेप इक्वल टू 1/30 अल्फा स्टील के इक्विवेलेंट होता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाने चाहिए। फर्स्ट, डेंसिटी ऑफ द स्टील 7850 kg/m3। सेकंड है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं 200 गीगापास्कल कह सकते हैं, 2 × 10⁵ मेगापास्कल कह सकते हैं। थर्ड वन इज द पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो का वैल्यू क्या होता है, μ = 0.3। नेक्स्ट वन इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो जी होता है वो आपको पता है कि जो ई होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन जी होता है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। ई क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन जी होता है। कोई भी वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ई इक्वल टू 2g1 प्लस क्या होता है, म्यू होता है। तो आपने इसलिए ध्यान देना है इस पॉइंट पे, ई हमेशा क्या होता है, जी से ज्यादा होता है। बट इन केस ऑफ द स्टील जो जी का वैल्यू है वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 1/3 ऑफ द किसके होता है, ई के इक्विवेलेंट होता है।
ठीक है, 1/3 ऑफ ई, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आप 200 गीगा पास्कल को डिवाइड करके देखिए 3 से, तो अप्रोक्सीमेट हम लोगों ने रिजल्ट लिया है, ये वैल्यू आता है 0.769 मल्टीप्लाई 10⁵, और किसको जाएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, क्लियर हो गया आपको, ये 5-6 क्वेश्चन है, आपको सारे क्लियर हो गए। एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज द बी। जो डेंसिटी है एल्यूमिनियम का वो स्टील के कंपैरिजन में कितना होता है, 1/3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग स्टूडेंट, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लिमिट स्टेट मेथड लिमिटिंग मोमेंट रेजिस्टेंस एमयू मैक्स फॉर ए गिवन सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन एक्स यू इक्वल टू क्या हमारे पास एक्स यू मैक्स है। सपोज दिस इज द रेक्टेंगुलर बीम, ठीक है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम, ये हमारे पास क्या सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, और ये जो वैल्यू है हमारे पास, दिस वैल्यू इज द एक्स यू, ओके, और इस केस में क्या दे रखा है, एक्स यू इक्वल टू एक्स यू मैक्स दे रखा है आपको, और ये हमारे पास क्या है, स्टील स्ट्रेंथ का। जब आप इसका स्ट्रेस डायग्राम देखते हैं तो इसका स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनता है स्ट्रेस, हमारे पास कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रेस डायग्राम बनता है, आप सभी ने देखा होगा लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे कितना है 0.45 एफसीके जो डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट होता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक कंप्रेसिव फोर्स क्या करता है, एक्ट करता है, दिस कंप्रेसिव फोर्स इज द सी, और एक यहाँ पे फोर्स एक्ट करता है स्ट्रेस, दिस इज द टी, टेंसाइल फोर्स जो होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है टेंसाइल फोर्स का 0.87 FyAST, दिस इज द टेंसाइल फोर्स, और जो कंप्रेसिव फोर्स होता है स्ट्रेंथ, जो सी का वैल्यू है वो कितना है 0.36 FCK BXU के इक्विवेलेंट होता है। दूसरा ए जो लीवर आर्म होता है, इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है, दिस इज द लीवर आर्म Z, जो Z होता है, Z इज द लीवर आर्म, वो कितना होता है D - 0.42 XU के इक्विवेलेंट होता है। बट इन दिस केस, इस केस में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स आपको, XU इक्वल टू XU मैक्स के इक्विवेलेंट दे रखा है, तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, व्हाट इज द C, 0.36 FCK B into XU max, ओके स्टूडेंट्स। एंड लीवर आर्म, जैसे देखिए मूवमेंट को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, मूवमेंट इक्वल टू क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स मल्टीप्लाई में लीवर आर्म, तो व्हाट इज द लीवर आर्म, लीवर आर्म का वैल्यू हो जाएगा D - 0.42 XU max। अब आप देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए इस केस में हम लोगों को क्या मिल रहा है, तो यहां से जो मिलेगा एम्यूलिन, सॉरी दिस इज द मूवमेंट, ओके, दिस इज द मूवमेंट एम्यूलिन, तो मूवमेंट कितना आ जाएगा स्टूडेंट, दिस इज द कंप्रेसिव फोर्स मल्टीप्लाई में लीवर आर्म, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 0.36 FCK ये हमारे को आंसर दे रखा है। अब चेक कर लीजिए विच ऑप्शन इज द करेक्ट। देखिए एक एक पॉइंट आपको क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्लियर होना चाहिए कि कोई भी ऑप्शन आया तो वो कैसे आया, ठीक है, कोई भी ऑप्शन आया तो वो हमारे पास किस तरीके से रिजल्ट आता है। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक बीम दे रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक हमने सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम लिया, उसमें हमने उसका स्ट्रेस डायग्राम देखा, ये हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स होता है, ये टेंसाइल फोर्स होता है, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस एक्ट करता है दैट डिस्टेंस इज नोन एज द लीवर आर्म। लीवर आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन द कंप्रेसिव फोर्स एंड द टेंसाइल फोर्स, हमारे पास जो डिस्टेंस होता है दिस इज नोन एज द जेड, या फिर क्या कहेंगे हम लोग लीवर आर्म कहेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है व्हाट इज दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ, ये हमारे पास जो डेप्थ है दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ, स्मॉल डी है, और ये हमारे पास क्या विड्थ इसका बी। तो इस तरीके से हम लोग, अब देखिए एक और भी अगर हम लोग देखना चाहते हैं, जैसे अगर यही हम लोग अगर इस वैल्यू को सही से पुट करें तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो आपको 3 रिजल्ट्स मिलेंगे स्टूडेंट्स। वो क्या मिलते हैं 0.148 FCK BD स्क्वायर, एक हमारे पास होता है 0.138 FCK BD स्क्वायर, एंड एक रिजल्ट मिलेगा 0.133 FCK BD स्क्वायर। तो जो एम्यूलिन का जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास 3 रिजल्ट भी होते हैं। ये जो रिजल्ट होता है दिस इज द Fe250 के केस में होता है, ये हमारे पास Fe415 के केस में होता है, और ये हमारे पास Fe500 के केस में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जब भी दे रखा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और मेजॉरिटी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, जैसे यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में क्वेश्चन पूछा गया था
कि हमारे को दे रखा है क्यू बी डी स्क्वायर, क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, क्यू बी डी स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू, ठीक है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू फॉर FE 415 एंड एप्स जो क्या हमारे पास M30 या M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के इसका, M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के इसका। तो बोलिए आप आंसर बता सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा आंसर बता सकते हैं स्टूडेंट। तो आपको ये देखना है कि MU लिन का वैल्यू पूछा है, तो जनरली हम लोग 3 फॉर्मूला यूज करेंगे, 0.148 FCK BD स्क्वायर, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा 0.138 FCK BD स्क्वायर, 0.133 FCK BD स्क्वायर। तो जब आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना दे, सॉरी ग्रेड ऑफ स्टील कौन सा दे रखा है, Fe415, तो आपने कौन से फॉर्मूले को पिक कर लेना है, 0.138 FCK BD स्क्वायर को पिक करना है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, जैसे 20 के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो हमारे पास जैसे क्या दे रखा है, MU लिन क्या दे दिया स्टूडेंट्स हमारे को, जैसे सपोज QBD स्क्वायर, इसको कंपेयर करेंगे हम लोग किसके साथ में, कंपेयर किया जा रहा है 0.138 FCK और BD स्क्वायर। तो बोलिए व्हाट इज द Q का जो वैल्यू है वो हमारे पास है स्टूडेंट्स 0.138 मल्टीप्लाई में FCK हमारे पास क्या स्टूडेंट्स 20। तो सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है हमारे पास, ये वैल्यू आता है 2.76 आता है। तो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया था, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि MU लिम का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सिंपली अगर आपको अंडर रेनफोर्समेंट का केस पता है, XU को XU मैक्स से रिप्लेस कर दो और उसका वैल्यू पुट कर दो वहां पे, XU मैक्स बाई डी 4 M20 के रिस्पेक्ट में क्या, सॉरी FE 250 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, FE 415 के रिस्पेक्ट में क्या होगा और FE 500 के रिस्पेक्ट में क्या होगा। सिंपली आप वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द रिवर फ्लड, ठीक है, रिवर फ्लड फ्रॉम एंटरिंग द कैनाल एंड रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ वाटर एंटरिंग द कैनाल। तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, जो प्रिवेंट कर रहा है किससे, रिवर फ्लड से, ठीक है। अगर जैसे देखिए कोई भी हम लोग क्या बनाते हैं, जैसे डैम बनाते लाइक दिस इज द डैम, ये डैम है हमारे पास इस तरीके का, तो इसमें हम लोग क्या बना देते हैं, स्लूज बना देते हैं, इस तरीके से स्लूज बना रखा हमने। तो ये स्लूज किसके लिए, जैसे ही क्या आएगा, फ्लड आएगा किसी भी रिवर में तो इसको ओपन कर दिया जाएगा, तो जिससे क्या है फ्लड से बचा जा सकता है। तो व्हाट इज दिस इज द हेड स्लूज हो जाएगा, ठीक है, हेड स्लूज हो जाएगा। अब फेस लैडर क्या है, डिवाइड वॉल इज द डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। डिवाइड वॉल इज द, जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे सपोज दिस इज द रिवर, ठीक है, या यहाँ पे आपने कोई भी क्या कर रखा है, कंस्ट्रक्शन कर रखा है इस तरीके का, ये आपके पास क्या हो सकता है, दिस इज द बियर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है आपके पास बैराज हो सकता है, ठीक है, बियर हो सकता है, या फिर आपके पास क्या हो सकता है, बैराज हो सकता है। तो यहाँ पे एक इस तरीके का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जो डायरेक्शन किसके पैरेलल में होता है, ये इसका जो डायरेक्शन होता है वो पैरेलल टू रनिंग वाटर या वाटर के डायरेक्शन में होता है, बट परपेंडिकुलर टू क्या होता है, बियर होता है। व्हाट इज दिस इज द डिवाइड वॉल होता है। और इसी तरीके से इसमें एक तरफ क्या होता है, फिश लैडर्स लगी रहती है, जिसमें से क्या होती है, फिश इजिली अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिश लैडर बोलते हैं, ठीक है। फिश लैडर इज कंस्ट्रक्टेड अप स्ट्रीम साइड, ठीक है ना। और जो हमारे पास क्या डिवाइड वॉल इज आल्सो अप स्ट्रीम साइड, ये हमारे पास जो है, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके का है। तो कौन सा करेक्ट आंसर आएगा, हेड स्लूज साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, वॉल्यूम मेजर्ड कैन बी डन यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो आप कौन से मेथड्स का यूज करेंगे, तो बताइए कौन से मेथड को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हमारे को देखा वॉल्यूम मेजरमेंट कैन बी डन यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो डबल मेरिडियन फॉर्मूला, सिम्पसन्स फॉर्मूला, स्पाइकल्स फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान देखिए हमारे पास जब एरिया फाइंड करना है, ठीक है, किसी भी एरिया फाइंड करना होता है हमारे को, तो एरिया में हमारे पास क्या होते हैं, 4 फॉर्मूलाज होते हैं। फर्स्ट वन इज द मिड ऑर्डिनेट फॉर्मूला। कौन सा है, मिड ऑर्डिनेट फॉर्मूला, ठीक है। और जब हम लोग दूसरा कहते हैं एवरेज ऑर्डिनेट फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला।
थर्ड हमारे पास होता है ट्रेपीजॉइडल फॉर्मूला, एंड फोर्थ वन इज द सिम्पसन फॉर्मूला, ठीक है, सिम्पसन फॉर्मूला, सिम्पसन वन थर्ड फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए सिम्पसन फॉर्मूला को यूज तब किया जाता है कि इसके लिए जो कुछ कंडीशन है, जैसे हमारे पास सपोज दिस इज द चेरेज, ये हमारे पास क्या कोई भी चेरेज है, चेरेज का मतलब होता है कि किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट से कहीं से यहाँ से सपोज यहाँ से वर्क हो रहा है, इस पॉइंट से वर्क हो रहा है, बट आपको इधर एरिया फाइंड करना है, तो आपको इस तरीके से क्या दे रखे, ऑफसेट्स दे रखे हमारे को, डिफरेंट ऑफसेट्स दे रखे लाइक दिस, इस तरीके से हमने क्या ले रखे, ऑफसेट्स ले रखे। अगर हमारे पास ये कैसा स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है, तब तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट थ्री फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, मिड ऑर्डिनेट फॉर्मूला, एवरेज ऑर्डिनेट फॉर्मूला एंड ट्रेपीजॉइडल फॉर्मूला को यूज किया जाएगा। बट इन तीनों में जो एक रेट या बेस्ट रिजल्ट जो आपको देगा वो होता है हमारे पास ट्रेपीजॉइडल फॉर्मूला। बाय हेल्प ऑफ द ट्रेपीजॉइडल फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं, सॉरी एरिया फाइंड करते हैं। बट अगर ये जो बाउंड्री है, अगर ये कैसा है, कर्व्ड बाउंड्री लाइक दिस, इस तरीके का अगर कर्व्ड शेप में है, देन वी यूज सिम्पसन फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमारे पास ये वाला बाउंड्री ना होकर के ये वाला बाउंड्री है, ठीक है, इस तरीके का बाउंड्री है, पैराबोलिक शेप में है, तो कर्व में, तो हम लोग क्या करते हैं, सिम्पसन फॉर्मूले का यूज करते हैं। दूसरा, सिम्पसन फॉर्मूले के लिए जो मस्ट कंडीशन स्टूडेंट्स वो है कि जो ऑर्डिनेट्स हैं, जैसे O1, दिस इज द O2, दिस इज द O3, दिस इज द O4, O5, O6, जो ऑर्डिनेट्स हैं ये कैसे होने चाहिए स्टूडेंट्स, मस्ट बी ऑड होने चाहिए, ठीक है। ये कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए लाइक दिस। अगर हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं O7, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट सिम्पसन फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जो हमारे पास क्या दे रखे हैं, सेक्शन दे रखे हैं, जो स्पेन दे रखा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 स्पेन कह सकते हैं, या फिर जो ऑर्डिनेट के बिटवीन जो डिस्टेंस है, अगर वो इवन है, ओके, बट जो ऑर्डिनेट्स है, ऑर्डिनेट्स कैसे होने चाहिए, ऑड ऑर्डिनेट्स होने चाहिए। दिस इज द मेन कंडीशन, ऑड ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑड ऑर्डिनेट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, ट्रेपीजॉइडल फॉर्मूला। अब इसके फॉर्मूले भी आपको पता होना चाहिए, ट्रेपीजॉइडल फॉर्मूला हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ट्रेपीजॉइडल फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉमन डिस्टेंस, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कॉमन डिस्टेंस बाय 2, कॉमन डिस्टेंस, जैसे सपोज दिस इज द कॉमन डिस्टेंस, ये क्या हो गया D, दिस इज द कॉमन डिस्टेंस D, दिस इज द कॉमन डिस्टेंस D, दिस इज द कॉमन डिस्टेंस, ये सभी क्या कॉमन डिस्टेंस है, और इक्वल कॉमन डिस्टेंस हम लोग लेकर के चल रहे हैं। इन ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस क्या आएगा, लास्ट ऑर्डिनेट, व्हाटएवर जो भी लास्ट ऑर्डिनेट है, प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, प्लस में हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स, और क्या होगा, जितने भी रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स हैं, जैसे O2, O3, और लास्ट में क्या आएगा, प्लस में ON-1, इस तरीके से आएगा। तो फाइनली फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स, D/2 इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा O1 फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस में लास्ट ऑर्डिनेट, ओके, प्लस में क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, O2, O3 एंड सो ऑन ON-1, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, रिजल्ट फाइंड करेंगे। बट इन केस ऑफ द सिम्पसन्स फॉर्मूला, सिम्पसन्स फॉर्मूले में अगर आप देखते हैं स्टूडेंट, थर्ड जो हमारे पास फोर्थ है, फोर्थ वन इज द सिम्पसन्स फॉर्मूला, ओके, सिम्पसन्स फॉर्मूला। अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं तो व्हाट इज द एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कॉमन डिस्टेंस बाय 3, मतलब D/3 इन ब्रैकेट फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस क्या होता है, लास्ट ऑर्डिनेट, प्लस में 4 टाइम्स ऑफ द सम या इवन ऑर्डिनेट्स, क्या है, सॉरी, सम ऑफ द इवन ऑर्डिनेट्स, ठीक है। एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट प्लस में 2 टाइम्स सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं सिम्पसन्स फॉर्मूला। सिम्पसन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, ये वाला आंसर आता है, ट्रेपीजॉइडल वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर आता है, और मिड ऑर्डिनेट और एवरेज ऑर्डिनेट की हमको जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो उसकी हेल्प से हम लोग देख लेते हैं। चलिए, ये हमारे पास हो गया। दूसरा, जब हमको वॉल्यूम फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेपीजॉइडल फॉर्मूला, ठीक है। इन केस ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना, इन केस ऑफ वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जनरली हमारे पास 2 होता है। फर्स्ट वन इज द ट्रेपीजॉइडल फॉर्मूला, एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है वो होता है प्रिज्मोइडल
प्रिज्मोइडल, ठीक है, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। तो प्रिज्मोइडल फॉर्मूला इज आल्सो नोन एज द सिम्पसन्स फॉर्मूला। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्पसन्स फॉर्मूला के नाम से हम लोग इसको क्या करते हैं, जानते हैं। एक सेकंड जस्ट, हम लोग इसको सिम्पसन्स फॉर्मूला के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, सिम्पसन्स फॉर्मूला। तो विच इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है सिम्पसन्स फॉर्मूला, तो प्लीज रिमेंबर dy3 कॉमन डिस्टेंस फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 4 टाइम्स में सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, प्लस में क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स, या फिर क्या कह सकते हैं जो ऑड पोजीशन पे जो ऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस में 4 टाइम्स सम ऑफ इवन पोजीशन ऑर्डिनेट, मतलब जो इवन पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है ना, सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर, फोर्थ पे है, सिक्स पे, उस वाले ऑर्डिनेट को कंसीडर करेंगे। जैसे कभी कभी हमारे को ऑर्डिनेट जैसे क्या दे रखे होते हैं, ध्यान देखिए, जैसे O0, ठीक है, O1, O2, O3, O4, ठीक है ना, O5 एंड सो ऑन, इस तरीके से दे रखे हैं, ON, ठीक है, ON-1 होगा यहाँ पे, इस तरीके से हमारे को ऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो इस केस में फॉर्मूला क्या होता है सिम्पसन के अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। d/3 इन ब्रैकेट फर्स्ट ऑर्डिनेट तो O0 है, प्लस लास्ट ऑर्डिनेट क्या है ON-1, प्लस में 4 टाइम्स क्या होगा बोलो, 4 टाइम्स में आएगा O1, O3, O5 एंड सो ऑन, प्लस में 2 टाइम्स में क्या आएगा O2, O4 एंड सो ऑन, ओ जैसे O6 एंड सो। अब आप कहेंगे सर देखिए यहाँ पे तो आपने 4 टाइम्स सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स लिखे, बट यहाँ पे आप O1, O3, O5 लिखे। प्लीज रिमेंबर, यही तो डिफरेंस बताना है ना, जिसमें ज्यादातर बच्चे गलतियां करते हैं। ईएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है पीछे, ठीक है, तो आपने ध्यान देना है, हम लोग इवन पोजीशन ऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, हम लोग ऑड पोजीशन ऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। जैसे ध्यान से देखिए, अगर आपको दे रखा है O1, O2, O3, O4, O5, तो इसमें बोलिए इवन पोजीशन पे कौन सा रहा है, ये इवन पोजीशन पे, मतलब इसका पोजीशन हो गया 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, तो इवन पोजीशन पे क्या रहा है, O2 आ रहा है, O4 आ रहा है। अगर ऐसा ऑर्डिनेट ना दे करके अगर आपको ऑर्डिनेट दे दिया O0, O1, O2, O3, O4, O5, इस बार इवन पोजीशन पे कौन सा आ रहा है, दीज आर द इवन पोजीशन, तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 4 के साथ करेंगे। दिस इज द मेन कंसेप्ट स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस इज द मेन कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट को आपने समझना है, ठीक है, यही कंसेप्ट है जिसको आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है, 1 by 1 ऑल पॉइंट्स के रिस्पेक्ट। समझ में आया? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप हमसे कि सर एक बार और बता दीजिए। बेफिक्र होकर के टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन करिए, जुड़िए, वहां पे वीडियो भी जाता है, पीपीटी भी जाता, मतलब इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा इजीली, तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। और मैं तो चाहूँगा वीडियो देखिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए। पीडीएफ से आप इतने सारे पीडीएफ इकट्ठे कर लेंगे ना कि आपके पास, आप उनको पढ़ नहीं सकते लास्ट टाइम में, ठीक है, इट इज़ द फैक्ट, ठीक है, बट जो आपके नोट्स होंगे जो शॉर्ट फॉर्मेट में आपने लिखे हैं उनको आप डेफिनेटली और 100% पढ़ करके जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर द आईआरसी गाइडेंस द पेडेस्ट्रियन ग्रीन टाइम इज कैलकुलेटेड फॉर वॉकिंग स्पीड। तो इसमें आपको स्टूडेंट देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको डायरेक्ट हमको क्या रखना है, याद रखना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये हमारे को याद रखना है। पेडेस्ट्रियन ग्रीन टाइम इज कैलकुलेटेड वॉकिंग स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज 110 मीटर। द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस मींस ISD। तो आप सभी को पता है ISD क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ SSD के इक्विवेलेंट होता है। तो 2 मल्टीप्लाई में 110 मीटर, तो इट इज इक्वल टू 20 मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा आंसर आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और रहता है हमारे पास, जैसे OSD है, व्हाट इज द रिलेशन OSD ISD एंड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास SSD है। तो आप सभी को पता होना चाहिए OSD सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ISD होता है, और फाइनली हमारे पास क्या होता है SSD। दिस क्वेश्चन इज गिवन इन गुप्ता एंड गुप्ता में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच इज ए टाइप ऑफ कंपास यूज्ड इन द सर्वेइंग। सर्वेइंग में किस टाइप का कंपास यूज करते हैं, सेक्सटेंट, थोडोलाइट या सेलस कंपास। कौन सा हमारे पास फ्रेंड्स, प्रिज्मेटिक कंपास।
हमारे पास जो कंपास है, जनरली तो हमारे पास 3 तरीके का कंपास होता है, बट जो हम लोग सर्वे में यूज कर रहे हैं तो वो हमारे पास कौन सा वेस्टर्न कंपास में, टाइप ऑफ कंपास इन सर्वे, तो एक तो है हमारे पास प्रिज्मेटिक कंपास। ओके, प्रिज्मेटिक कंपास है। कल वाली जब क्लास रहेगी स्टूडेंट तो वहां पे हम आपको प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास के डिफरेंसेस बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे? डिफरेंस बताएंगे प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास इट वर्क्स होल सर्कल बेयरिंग, WCB पे वर्क करता है। ओके, इट वर्क्स क्वाड्रेंटल बेयरिंग पे क्या करता है स्टूडेंट्स? वर्क करता है। दूसरा, इसमें जो WCB है, WCB वेयरिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री तक वेरी करता है। आपको पता होना चाहिए WCB टेकन फ्रॉम नॉर्थ एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टूडेंट्स क्या किया जाता है? लिया जाता है WCB टेकन फ्रॉम नॉर्थ एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरा हमारे पास क्या स्टूडेंट्स? QB जो क्वाड्रेंटल बेयरिंग है, बेयरिंग 0 to 90 डिग्री। कल मैं आपको सारे डिफरेंसेस कराऊंगा प्रॉपर वे में स्टूडेंट्स, आज मेरे को नहीं रहा याद, तो कल हम लोग सारे आपको डिफरेंसेस बताएंगे, वो आपको सारे डिफरेंस याद रखना, वहां से क्वेश्चन 100% बनेगा। आप एक बार डिफरेंसेस पढ़ लेंगे, सर्वेयर कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास में निडल कैसा होता है, रीडिंग्स कैसे ली जाती है, जो निडल है वो इंडेक्स की तरह काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वहां पे 0 डिग्री कहाँ पे मार्क होता है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अगर आपको प्रिज्मेटिक कंपास करना है तो आप वहां पे बाय हेल्प ऑफ द मतलब वहां पे जरूरी है कि आपके पास ट्राइपॉड होना चाहिए, या आप बाय हेल्प ऑफ हैंड मतलब हैंड पे हाथ पे रख करके आप क्या कर सकते हैं? सर्वे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये वेरियस पॉइंट्स है, ठीक है। तो इनको हम लोग कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर वे में एक एक पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास जो QB होता है हमारे पास, इसे हम लोग क्या करते हैं? नॉर्थ और साउथ दोनों से कंसीडर करते हैं, एंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में करते हैं। हमको ये देखना है कि जो लाइन है वो नॉर्थ के नियरेस्ट है या साउथ के नियरेस्ट है। अब नॉर्थ के नियरेस्ट है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है? नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में है? तो इस बेसिस पे हमारे पास क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। इसी तरीके से साउथ के, जैसे हमारे पास सपोज दिस इज इस तरीके से, दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ, दिस इज द ईस्ट एंड दिस इज द वेस्ट, ठीक है। तो अगर सपोज एक लाइन यहाँ पे, दिस इज द OA, अगर आपने ये वाला एंगल लेना है, ये वाला एंगल लेना है, सपोज दिस इज द थीटा, तो हम लोग क्या कहेंगे? थीटा जो है व्हाट इज द क्वाड्रेंट बेयरिंग? क्वाड्रेंट बेयरिंग हो जाएगा जैसे OA का क्वाड्रेंट बेयरिंग क्या हो जाएगा? साउथ थीटा और क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। इस तरीके से समझेंगे। सपोज यहाँ पे कोई लाइन है O, ये हो गया सपोज B, OB का अगर तो ये वाला एंगल लेंगे, सपोज दिस इज द थीटा 1, तो लिखेंगे कैसे क्वाड्रेंटल बेयरिंग को? नॉर्थ थीटा 1 और क्या लिखा जाएगा? वेस्ट लिखा जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ द आर्टिफिशियल सीजनिंग। आपको पता है जब भी कोई भी टिम्बर होता है तो टिम्बर को क्या किया जाता है? जैसे सुखाया जाता है, ठीक है। तो आपको पता है कि उसमें मॉइस्चर कितना रहना चाहिए? 10 to 12% रहना चाहिए, बट उससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अब उससे ज्यादा मॉइस्चर ना रहे उसके लिए क्या किया जाता है? सीजनिंग किया जाता है, मतलब रिमूवल ऑफ जो उसमें क्या होता है? सैप होता है या वाटर होता है, ठीक है, ये सॉरी मॉइस्चर होता है, उसको रिमूवल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सीजनिंग करते हैं। तो ये दो प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट वन इज द नेचुरल सीजनिंग एंड सेकंड वन इज द आर्टिफिशियल सीजनिंग। तो इसमें दे रखे कि कौन सा टाइप नहीं आर्टिफिशियल सीजनिंग का? इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, यस टाइप है। ब्रश सीजनिंग, किल सीजनिंग, यस टाइप है। केमिकल सीजनिंग टाइप है। तो जो ब्रश सीजनिंग है, दिस इज नॉट ए टाइप या दिस इज नॉट ए मेथड ऑफ द आर्टिफिशियल सीजनिंग। ये आर्टिफिशियल सीजनिंग का क्या नहीं है स्टूडेंट्स? मेथड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ब्रिज। आपको एक ब्रिज दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स, यस आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में। ये कौन सा ब्रिज है? यहाँ पे बीम ब्रिज, दूसरा हमारे पास सस्पेंशन ब्रिज, कैंटिलीवर ब्रिज एंड आर्च ब्रिज। तो स्टूडेंट दिस इज द एग्जांपल ऑफ द आर्च ब्रिज। ये हमारे पास क्या है? एक आर्च टाइप में ब्रिज, ठीक है। ये इस तरीके का हमारे पास है आर्च ब्रिज।
तो करेक्ट आंसर क्या है, देख करके पता चल जा रहा है, आर्च बेस। नेक्स्ट है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये क्या हमारे पास मेंस है, ठीक है। मेन जो हमारे पास क्या पाइप है, उसमें से इस तरीके से यहाँ पे क्या दे रखा हमने, एक तो वाल्व दे रखा है, स्लूज वाल्व बोलते हैं या कट ऑफ वाल्व बोलते हैं इसको, कट ऑफ वाल्व। उसके बाद इसमें से क्या सब मेन पाइप पास कर रहा है, सब मेन पाइप में से क्या कर रहा है, एक ब्रांच पास कर रहा है, और उसके बाद क्या होता है, एक लेटरल्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को दे रखा है, देखिए CV, जहाँ पे भी आपको CV दिखाई दे रहा है वो है कट ऑफ वाल्व है हमारे पास, और जो B है, B मतलब ब्रांच है, और SB मतलब क्या होता है, सब मेन। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, मेन के बाद क्या है इसमें सब मेन, ठीक है ना, सब मेन, और सब मेन के बाद में हमारे पास क्या है, ब्रांच, ठीक है ना, ब्रांच, और ब्रांच के बाद इसमें क्या है, उसके बाद है सर्विस कनेक्शन, मींस लेटरल पाइप जो होता है, लेटरल पाइप, ठीक है। और या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, सर्विस कनेक्शन, ठीक है। और देखिए अब इसमें क्या है कि इस तरीके का हमारे पास अगर सिस्टम है, तो इस टाइप का सिस्टम है, तो ये किसी भी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ये किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। जनरली जो ओल्ड सिटीज है जहाँ पे किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं किया जा रहा है, मतलब जिधर जिसको जमीन मिलता है वो उधर ही अपना जमीन घर बना ले रहा है। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें देखिए एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे क्या कर जाए, जैसे सपोज ये पाइप है, ठीक है ना। इस पाइप को अगर यहाँ से जैसे सपोज ये फट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, इस कट ऑफ बार को यहाँ से बंद कर दिया जाएगा, मतलब वाटर वो इसमें इंटर नहीं करेगा, तो ये जितना भी एरिया ये सारा क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। इसको वाटर तब तक नहीं मिलेगा जब तक यहाँ से पाइप को सही नहीं कर दिया जाएगा। इसके पास सिर्फ वन डायरेक्शन, मतलब यूनिडायरेक्शनल वाटर का क्या होता है, फ्लो होता है। इसके पास 2 डायरेक्शन या 3 डायरेक्शन, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर सपोज ये वाल्व यहाँ से पाइप खराब हो जाता है तो हमको किसी अनदर सोर्स से वाटर मिल जाए, तो वाटर आपको नहीं मिलेगा। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम। इसमें क्या है, इजिली कनेक्शंस हो जाते हैं, इजिली पाइप लेट कर लेते हैं, और जहां तक आप लेके जाना चाहते हैं वहां पे लेके जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम, कई सारी प्रॉब्लम, जैसे अब ये पाइप यहाँ तक रुका हुआ है, अब इस पाइप में यहाँ पे क्या लगाया जाता है, एक सिस्टम लगाया जाता है जिससे इसमें से वाटर को मतलब निकाला जा सके। पर वाटर जब काफी देर तक इसमें रह जाता है तो वहां पे वाटर क्या होता है, पॉल्यूटेड होने लग जाता है, कॉन्टामिनेटेड होने लग जाता है, मतलब उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिस बैक्टीरिया को हमने रिमूव किया था बाय हेल्प ऑफ द डिसइंफेक्शन, फिर से यहाँ पे बैक्टीरिया, क्योंकि पानी ज्यादा देर तक अगर खड़ा रहेगा तो फिर वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इस टाइप का जो सिस्टम है, दिस इज द डेड एंड सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है, डेड एंड सिस्टम होता है। तो इसमें प्रॉब्लम यही है, जैसे कट ऑफ वाल यहाँ लगा रखा है, मतलब मेन जहां से पाइप निकल रहा है तो वहां पे हमने क्या लगा रखा है, कट ऑफ वाल को कंस्ट्रक्ट कर रखा है, मतलब उसको यूज कर रखा है। चलिए, तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमिसिबल स्ट्रेस इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर थ्रू द थ्रोट ऑफ ए बेल बट बेल नॉट एक्सीडिंग, जो जाएगा हमारे पास 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेस का वैल्यू 150 से ज्यादा नहीं हो सकता। व्हेन ए क्रॉप इज फ्यू सेंटीमीटर हाई, सपोज दिस इज द ग्राउंड सरफेस। अब इस पे जो दिस इज द ग्राउंड सरफेस, जब आप क्या करते हैं, कोई भी फसल लगाते हैं तो वो क्या होता है, कुछ इस तरीके का, कुछ फ्यू सेंटीमीटर हाई होता है, लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके का क्या होता है, फ्यू सेंटीमीटर हाई होता है। तो उस टाइम पे जो फर्स्ट वाटरिंग की जाती है स्टूडेंट्स, आफ्टर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, तो उस वाटरिंग वजह से ये वाटरिंग किया जा रहा है। दिस वाटरिंग इज नॉन एज द, इस वाटरिंग को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, बताइए। दिस वाटरिंग इज नॉन एज द, इस वाटरिंग को हम लोग कहेंगे कोर वाटरिंग। क्या कहेंगे हम लोग, कोर वाटरिंग, कोर वाटरिंग। जैसे ध्यान देखिए, सपोज इस तरीके से हम लोग देखना चाहते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस टाइम पे हमने क्रॉप को उगाया है, मतलब बोया गया है, और यहाँ पे क्या है, क्रॉप हार्वेस्टिंग। यहाँ पे क्रॉप को क्या किया गया, हार्वेस्ट किया गया, हार्वेस्टिंग, ठीक है। और देखिए, जब दिस पीरियड इज नॉन एज द क्रॉप पीरियड, क्रॉप पीरियड, ये हमारे पास क्या क्रॉप पीरियड होता है। और जो फर्स्ट वाटरिंग है,
और जो लास्ट वाटरिंग, इस टाइम पे जो लास्ट वाटरिंग किया गया, दिस इज द बेस पीरियड, दिस इज द बेस पीरियड। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वाटरिंग किया गया है, ठीक है, दिस इज द कोर वाटरिंग। ये जो है ये जो वाटरिंग है, दिस वाटरिंग इज नोन एज द कोर वाटरिंग, कोर वाटरिंग, ठीक। और जैसे बेस पीरियड होता है, इस पीरियड को हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट, कोर पीरियड, कोर पीरियड। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेलियो इरिगेशन। तो आपको सारे टर्म्स क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, ओवरलैपिंग एलांस, पेलियो इरिगेशन या फिर कोर वाटरिंग। आपने देखा होगा, जैसे आप फॉर एग्जांपल वीट के रिस्पेक्ट में देखिए, जब आप गेहूं उगाते हैं स्टूडेंट्स, तो गेहूं उगाने से पहले आप क्या करते हैं, वाटरिंग करते हैं, क्योंकि उसमें उतना मॉइस्चर अवेलेबल होना चाहिए। जब आप क्या कर रहे हैं, वीट को उगा रहे हैं, उस टाइम पे मॉइस्चर होना चाहिए। या तो जैसे अगर उससे पहले बरसात हो जाता है तो आप वाटरिंग नहीं करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे जहां पे राइस लगाया जाता है, तो राइस का जो लास्ट वाटरिंग होता है, तो उसको जब कट कर दिया जाता है तो उसमें फिर क्या नहीं करना पड़ता, वाटरिंग नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, वीट लगा लेते हैं। बट अगर वो खेत जो है, जो फील्ड है, वो पहले से ही क्या है, खाली पड़ा, उसमें किसी तरीके का कोई क्रॉप नहीं है और उस टाइम पे किसी भी टाइप का रेनफॉल भी नहीं है, तो आपको फर्स्ट वाटरिंग करना पड़ेगा, एक सफिशिएंट मॉइस्चर रखना पड़ेगा, देन आप क्या करेंगे, वीट्स को ग्रोइंग करेंगे, मतलब उगाएंगे। तो जो फर्स्ट वाटरिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेलियो इरिगेशन। इसी को हिंदी में, जैसे अगर आपको यूपी से है, राजस्थान में है या मध्य प्रदेश में, तो भूड, क्या बोलते हैं इसको, भूड भरना, ठीक है, भूड भरना भी बोलते हैं, ठीक है, शायद बहुत सारी जगह पे कुछ और नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये भूड भरना, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या है, क्रॉप को लगाया गया, उगाया गया। अब क्रॉप्स क्या है, धीरे धीरे क्या होता है, कुछ फ्यू सेंटीमीटर क्या हो जाती है, हाई जब हो जाती है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाटरिंग करते हैं, दैट वाटरिंग इज नोन एज द कोर वाटरिंग। और कितने टाइम के बाद, मतलब फसल को, जो भी क्रॉप है उसको कितने दिन के बाद जो उगाएंगे, उस टाइम पे जो क्या किया जा रहा है, जिस टाइम के बाद वाटरिंग किया जा रहा है, उस टाइम को हम लोग क्या कहेंगे, कोर पीरियड कहेंगे। तो इसलिए इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स कोर पीरियड, सॉरी कोर वाटरिंग। अब देखिए, सैनिटरी कॉस्ट आर अप्रोक्सीमेट ऑफ द टोटल कॉस्ट, मतलब ये हमारे पास एस्टिमेशन का क्वेश्चन है। सैनिटरी या फिर जो उतना भी हमारे पास क्या होता है, वाटर सप्लाई के लिए जितने भी पाइप्स इन सब का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो उसके लिए क्या वैल्यू होता है, बताओ जल्दी से बताइए स्टूडेंट। जैसे हमारे पास कुछ डाटा है, आप इस डाटा को स्टूडेंट्स याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है, फर्स्ट है सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई, तो इसके लिए हमारे पास कितना होता है, 8% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वर्क, बिल्डिंग वर्क। एक तो ये हो गया हमारे पास सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई। सेकंड जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी कितना होता है स्टूडेंट्स, 8% ऑफ डेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फेंस। इलेक्ट्रिक फेंस के रिस्पेक्ट में कितना होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास 4%। इसको हम लोग और आगे लिख लेते हैं, एक सेकंड जस्ट थोड़ा सा टाइम दीजिए, तब आपको बता देते हैं। नेक्स्ट होता है कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज के लिए हम लोग कितना यूज करते हैं, 3 to 5% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। थर्ड है हमारे पास, सॉरी 6 है स्टूडेंट्स हमारे पास, टूल एंड प्लांट्स। और लास्ट है हमारे पास डिपार्टमेंटल चार्ज।
इस तरीके से। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या वैल्यूज है। सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई के लिए कितना होता है 8% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग वर्क। अगर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए देखते हैं तो वो कितना होता है 8% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग वर्क। इलेक्ट्रिक फैन के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे स्टूडेंट तो वो भी कितना होता है हमारे पास 4% ऑफ क्या होता है वर्क के रिस्पेक्ट में होता है। नेक्स्ट है कंटीजेंसीज, मतलब जैसे एक्सीडेंटली कोई भी खर्चा आ जाए, ठीक है, जिसका हम पहले से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ रहा है हमारे को, जैसे आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं और उस टाइम पे कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है या फिर उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा तो उसके लिए एक्सपर्ट को बुलाया जा रहा है। अब ये बात तो पहले से मेंशन नहीं था, अब एक्सपर्ट को तो उसी टाइम पे हुआ कि एक्सपर्ट को बुलाना, तो उसके लिए जो खर्चे लग रहे हैं उनको बोलते हैं हम लोग कंटीजेंसीज, ठीक है। तो कितना हमारे पास 3 to 5% हम लोग कंसिडर करके चलते हैं ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट। नेक्स्ट है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। जैसे वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में कौन होता है, जैसे चौकीदार हो गया, ठीक है ना, या फिर जितना भी सफाई कर्मी हो गया, या फिर जितना भी क्या है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कोई भी है ऑन ऑफ करने के लिए हो गया, वाटर के लिए मतलब जब भी पानी को खत्म हो जाए उसके लिए, तो ये जितना भी उसके लिए कितना रखते हैं हम लोग 1.5 to 2% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है, ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास टूल एंड प्लांट्स। टूल एंड प्लांट्स के लिए कितना होता है 1 to 1.5% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है। और नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल चार्ज 10 to 15% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, ऑफ एस्टिमेटेड, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमने क्या करना होता है मेंशन करना होता है स्टूडेंट। तो ये अब आपके माइंड में आ जाएगा। तो सैनिटरी कॉस्ट आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ द टोटल कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पे देखा 5%, तो इसका आंसर कितना है 8% है, तो इसका आंसर आपका ए आना चाहिए, क्योंकि 8 के अप्रोक्सीमेट कौन सा है, 8 के पास में कौन सा है 9 है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीजनिंग टिम्बर। मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है किसी भी टिम्बर को सीजनिंग करने का। रिडक्शन ऑफ द नेचुरल डिफेक्ट्स इन द टिम्बर, रिडक्शन ऑफ वेट, यस ये तो ऑब्जेक्टिव है। इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, उसका स्ट्रेंथ होना चाहिए, ज्यादा उसका लाइफ होना चाहिए। रिडक्शन इन श्रिंकेज एंड वार्पिंग, तो स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। मतलब जो नेचुरल डिफेक्ट्स है उसके पीछे ये पर्पस नहीं है सीजनिंग करने का कि अगर हम लोग सीजनिंग करेंगे किसी टिम्बर को तो इसके नेचुरल डिफेक्ट्स है वो सारे रिमूव हो जाएंगे, नहीं, इसका ये मोटो नहीं होता है। मतलब रिडक्शन इन वेट, जैसे आपके पास जस्ट अगर किसी आपको किसी पेड़ को या किसी ट्री को क्या करते कट करते तो उस टाइम उसका वेट क्या होता है बहुत ज्यादा होता है, बट जब वो ड्राई हो जाता है तो उसका वेट क्या होता है कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज नॉट यूज्ड टू डिजाइन सीवर्स। तो आपको पता है जब डिजाइन सीवर करते हैं चेजिस फॉर्मूला, मेरिस फॉर्मूला और ये क्या क्रेम्पे एंड बर्ज फॉर्मूला, इन तीनों का यूज किया जाता है। जॉनसन फॉर्मूले का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको सभी को अच्छा लग रहा होगा। अगर आप क्वेश्चन आपको कोई भी सजेशन है आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आपके उन जो भी आपके मतलब क्या होंगे सजेशंस होंगे उनको डेफिनेटली हम लोग उन पर वर्क करेंगे। और इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है सब में शेयर करिए बच्चों, ठीक है। तो हमको भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा और डेफिनेटली से हेल्प होगा। देखिए अभी लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको खुद से अगर पढ़ना पड़े तो आप इतना सारा डाटा कहाँ से लाएंगे। तो ये सारा डाटा आपके लिए कितना मुश्किल है, ठीक है। तो हमने सारा डाटा क्या करते हैं एक ही साथ आपको लिखा दिया। इससे क्या होता है रिवीजन होता है फास्ट। एक क्वेश्चन में आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ओके, थैंक यू।